जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक मौका मिलता जा रहा है। लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 1 कदम हटा लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। इमरान खान ने एक दिन के लिए भी इन्हें मार्जिन नहीं दिया। यही लड़ाई जीतने का मौका बेनजीर को मिला, बेनजीर को मौका मिला, जरदारी को मौका मिला, उन्होंने मौका गवा दिया। यही मौका मिला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने हर बार इस मौके को बेचा, चौक पे रख के बेचा और उसके बदले में इख्तियार ले लिया। इमरान खान को यह मौका मिल गया है और याद रखें वो इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। तो इससे इमरान खान ने क्या हासिल किया? जाती तौर पे अपने घर वो कुछ नहीं ले जा सकता। यानी इमरान खान के लिए कैद से बाहर आना साबिर भाई रोज बताते हैं, कहते हैं वो जब चाहेगा बाहर आ जाएगा, बात उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, बाहर आ जाएगा। लेकिन वो कंप्रोमाइज किस लिए नहीं कर रहा? अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा। अपनी जात के लिए तो वो जेल में नहीं है। वो आदमी इस वक्त जेल में है कि 25-26 करोड़ लोगों का एक हक है जो छीना गया है। अगर ये लोग किसी दिन जाग जाएं तो चलो मैं चंद दिन और इस जेल की काल कोठरी में सो जाता हूं। इसी इंतजार में ना मैं रहा हूं जेल के अंदर। मुझे 10 दफा गिरफ्तार किया, मैं जेल के अंदर भी रहा हूं, जबरी तौर पे लापता भी रहा हूं। तो जेल के अंदर तो टाइम इतना बुरा नहीं गुजरता, बल्कि जेल में मेरा वजन बढ़ गया था जाके, वहां आई वॉज हैप्पी। बट जो मेरा टाइम गुजरा जबरी तौर पे गुमशुदगी में, तो मैं रोज रात को ये सोचता था कि कल कोई इनकलाब आएगा इस मुल्क में। मैं रोज, एक दिन मुझे आवाज आई तो मैं समझा लोग आ गए। फिर मैंने गौर से सुना कि वो फैंटी लग रही थी। तो आपको उम्मीद एक रहती है हमेशा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान को उम्मीद नहीं रहती होगी? लेकिन वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहा है, पहली सफ में। तो क्या वो पीछे मुड़ के नहीं देखता होगा कि मेरे लोग पहुंचे या नहीं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उसके लोग नहीं पहुंचे। इतना तो शाहरुख खान कोई नहीं है जिसको देखने के लिए सारे इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान तो इकट्ठा करता है ना, हम सबको पाकिस्तान इकट्ठा करता है। पाकिस्तान की वजह से इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान की वजह से बार बार इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान की तकलीफ को हम यहां बैठ के महसूस करते हैं। मुझे पहले लगता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी ओवर रिएक्ट करते हैं। पहले मैं ये सोचता था कि पाकिस्तान के मामलात में ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं, शायद ये ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब मैं खुद कुछ अरसे से ओवरसीज बना और मैं यहां पे रहा तो मुझे एहसास हुआ कि बाहर बैठ के आपको तकलीफ ज्यादा होती है। जब आप ऐसे मुआशरे में होते हैं जहां पे सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है तो आपको अपने सिस्टम की फिक्र ज्यादा होती है। जब आप यहां देखते हैं इंसानी हकूक और आपके लोगों को नहीं मिल रहे होते या उनके साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक कर रहे, वहां पे जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने है, तो फिर आपको फिक्र ज्यादा होती है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसी ताकत है जो उन ताकतों को दबा सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 70 साल से दबा कर रखा हुआ है। 2 ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। एक सोशल मीडिया, ये एक नया फिनोमिना है ना, इससे लड़ने की आदत नहीं है। इससे पहले वो जितनी चीजों से लड़ते थे वो 4 दीवारी के अंदर थी। बाहर वालों के आगे हाथ जोड़ देते थे, पंख पकड़ देते थे और 4 दीवारी के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ देते थे, काबू कर देते थे, छलांग मारी अंदर घुस गए। अब देखे ना आपका वजीर आजम इधर आगे छुपा हुआ है। मैं उधर होऊंगा, मुझे गुत्ती से पकड़ेंगे, मेरे से साइन करवा लेंगे। यानी जो देखें, जो समझ आ रही है बात को, जो यही आ रही है ना, बेचारा वजीर आजम आपका हालात ये है कि वो इंग्लैंड आके बैठा हुआ है कि मेरे से नोटिफिकेशन जबरदस्ती साइन करवा लेंगे, तो मैं अपनी मर्जी से साइन करूंगा अपनी डील के मुताबिक। तो ये पाकिस्तान के हालात है कि प्राइम मिनिस्टर भाग के मुल्क से बाहर आया हुआ है। ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो पूरा सिस्टम जो है ये अंदर पाकिस्तान के एक यरगमाल बना लेते हैं, वहां पे कंट्रोल कर लेते हैं। 2 चीजें इनसे कंट्रोल नहीं हुई। एक सोशल मीडिया, क्योंकि उसकी कमांड इनके पास नहीं थी, उसका कंट्रोल इनके पास नहीं था, सर्वर्स इनके पास नहीं थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, फायरवॉल लगा, ये कर वो कर, ये काबू नहीं कर पाए। तो सर्वर भी आ गया था। हाँ। दूसरा जो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कंट्रोल नहीं कर सके। उसके ना 2 बड़े रीजन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो शऊर है उसका लेवल डिफरेंट है। उन्होंने वो देख लिया पाकिस्तान से बाहर आकर जो पाकिस्तानी नहीं देख सकते। बच्चों को सबको ये समझाया कि तुम्हारे राइट्स क्या है, और इसमें इमरान खान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यानी अगर कोई सबसे बड़ा काम आप इमरान खान का ढूंढें, सबसे बड़ा काम, तो शौकत खानम बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। इमरान खान ने किया, बड़ा काम है, लेकिन एक कौम को यह बताना कि तुम्हारे राइट्स क्या है, उन्हें जगाना और उन्हें यह बताना कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, ये छीने जा रहे हैं, इनके लिए खड़े हो जाओ। देखिए, मैं ये अमेरिकन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ये जो आपके स्याह फाम अमरीकी थे, ये ज्यादातर कैदी होते थे सारे। तो वहां एक तहरीक चल रही थी इनको आजाद करवाने की। तो थोड़े बहुत मुसल्ला लोग भी आते थे, वो भी इनको छुड़वा लेते थे, आजाद करवा लेते थे, और इनके लिए केसेस भी लड़ते थे। एक टाइम था तो वहां एक खातून थी, वो ये काम करती थी, मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। उन्होंने एक जुमला बोला था
उन्होंने कहा किसी कैदी को आजाद करवाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम होता है ना, वो मरहला जो सबसे मुश्किल होता है हमारे लिए, वो कैदी को यह समझाना होता है कि तुम गुलाम हो। किसी गुलाम को यह समझाना सबसे मुश्किल होता है। लोग मानते ही नहीं है ना, लोग मानते नहीं है। लोग कहते हैं यार अरे तो मैं रोटी खा के आया हूं, अरे मैं रात को फिर रोटी खानी है। बच्चा सुबह मेरा स्कूल जा रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि जो स्कूल में उसका बच्चा जा रहा है उसके लिए वो पे कर रहा है अपनी जेब से, ये उसको नहीं करना, ये रियासत ने उसे देना है। जो दवाई के ऊपर वो पैसे खर्च कर रहा है ये उसने नहीं करने, ये रियासत ने उसे देना है। ये वाला शऊर पाकिस्तानियों के पास नहीं था। इमरान खान का दौरे हुकूमत बहुत छोटा था, लेकिन चंद चीजें उसने पाकिस्तानियों को उस दौरे हुकूमत में समझा दी। एक इक्वालिटी, यानी मुझे जो सबसे बड़ा काम उसके दौरे हुकूमत में लगा वो ये लगा कि वो एक निसाब लेकर आ रहा था। एक निसाब कि हर स्कूल का बच्चा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे वो उर्दू मीडियम है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्कूल है, चाहे वो कोई छोटा सा स्कूल है, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे कोई बहुत बड़ी प्राइवेट चेन है, सारे बच्चे एक जैसा निसाब पढ़ेंगे। जब एक जैसा निसाब पढ़ेंगे तो एक जैसी सोच डेवलप होगी ना। एक तरफ आप गुलाम पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप शाह पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे तो मुल्क में तबकाती निजाम चलेगा, इससे नफरत पैदा होगी, मुकाबला नहीं होगा। तो जो बेसिक चीजें हैं शऊर की, वो इमरान खान साहब के दौर में, और ब्लेसिंग ये हुई। यानी इमरान खान साहब को लोग कैसे याद रखते हैं अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो सो कॉल्ड हुआ ये ना होता, अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो इमरान खान को लोग कैसे याद रखते। मैं पाकिस्तान में घूमता था, मैंने खुद रिंग रोड स्कैंडल किया था, उस्मान बुज़दार पे 12 स्टोरीज की थी, मैं ये खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन पकड़ी, मुख्तलिफ चीजों की, मेरे तो बहुत खिलाफ हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तो मैं जब लोगों को मिलता था सड़कों पे, बाजारों में, वो कहते थे यार ऐसा लगता है शौक ही पूरा हुआ है, लोग ये कहते थे। और इमरान खान साहब की मकबूलियत को चोट लग रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को वो मौका दिया जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सकता था। और इमरान खान की जो एक खासियत निकली, जो एक फर्क उसने डाला, वो ये डाला कि उसने अपना मौका जाया नहीं किया। इससे पहले ये मौका बहुत सारे लोगों को मिला, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक मौका मिलता जा रहा है। लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 1 कदम हटा लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। इमरान खान ने एक दिन के लिए भी इन्हें मार्जिन नहीं दिया। यही लड़ाई जीतने का मौका बेनजीर को मिला, बेनजीर को मौका मिला, जरदारी को मौका मिला, उन्होंने मौका गवा दिया। यही मौका मिला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने हर बार इस मौके को बेचा, चौक पे रख के बेचा, और उसके बदले में इक्तदार ले लिया। इमरान खान को यह मौका मिल गया है, और याद रखें वो इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। तो इससे इमरान खान ने क्या हासिल किया? जाती तौर पे अपने घर वो कुछ नहीं ले जा सकता। यानी इमरान खान के लिए कैद से बाहर आना, साबिर भाई रोज बताते हैं, कहते हैं वो जब चाहेगा बाहर आ जाएगा, बात उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, बाहर आ जाएगा। लेकिन वो कंप्रोमाइज किस लिए नहीं कर रहा? अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा। अपनी जात के लिए तो वो जेल में नहीं है। वो आदमी इस वक्त जेल में है कि 25-26 करोड़ लोगों का एक हक है जो छीना गया है। अगर ये लोग किसी दिन जाग जाए तो चलो मैं चंद दिन और इस जेल की काल कोठरी में सो जाता हूं। इसी इंतजार में ना मैं रहा हूं जेल के अंदर, मुझे 10 दफा गिरफ्तार किया, मैं जेल के अंदर भी रहा हूं, जबरी तौर पे लापता भी रहा हूं। तो जेल के अंदर तो टाइम इतना बुरा नहीं गुजरता, बल्कि जेल में मेरा वजन बढ़ गया था जाके, वहां आई वाज हैप्पी। बट जो मेरा टाइम गुजरा जबरी तौर पे गुमशुदगी में, तो मैं रोज रात को ये सोचता था कि कल कोई इनकलाब आएगा इस मुल्क में। मैं रोज, एक दिन मुझे आवाज आई तो मैं समझा लोग आ गए। फिर मैंने गौर से सुना कि वो फैंटी लग रही थी। तो आपको उम्मीद एक रहती है हमेशा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान को उम्मीद नहीं रहती होगी? लेकिन वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहा है, पहली सफ में। तो क्या वो पीछे मुड़ के नहीं देखता होगा कि मेरे लोग पहुंचे या नहीं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उसके लोग नहीं पहुंचे। हाँ, ये जरूर है कि फरवरी 2024 को उसके लोग निकले और उसके लोगों ने हक अदा किया जो करना चाहिए था, और उसके लिए नहीं, अपने लिए निकले। लोगों ने बहुत तारीख रकम की जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। बैंगन के ऊपर, कद्दू के ऊपर, मगे के ऊपर, जग के ऊपर, जूते के ऊपर, कुकर प्रेशर के ऊपर, चैनक के ऊपर, बाल्टी के ऊपर लोगों ने वोट डाल दिए, अजीब अजीब निशानों पे। इस मुल्क में आप ये करके देखें ना, ये गोरे के लड़न बेचते, हमने वोट ही नहीं डालना, हम इलेक्शन के अंदर जाते ही नहीं है। तो आपकी कैपेसिटी इनसे ज्यादा है, आप इन कौमों से ज्यादा, यूरोपियन से, ब्रिटिश से, अमेरिकन से आप इंतखाबी निशान छीने ना। जैसा पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ वैसा इलेक्शन आप इन कौमों को दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौम बड़ी है या ये कौम बड़ी है। आप लोगों ने ज्यादा बेहतर काम किया। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो फॉर्मूला था ना कि आराम के साथ हम अपना इख्तियार वापस ले लेंगे, प्यार से हम अपनी ताकत वापस ले लेंगे, या हम इन्हें इनके असल काम पे वापस भेज देंगे, वो जो एक आसानी वाला तरीका था ना, वो फॉर्मूला भाई चल नहीं रहा। इसीलिए इमरान खान ने, यानी वो जब लीडर होता है ना तो वो आपसे थोड़ा आगे देख रहा होता है, थोड़ा सा आगे देख रहा होता है, इसीलिए वो लीडर होता है। ऊंची जगह पे खड़ा होता है, उसको दूर तक नजर आ रहा होता है। तो इमरान खान ने जब ये कहा था ना कि आप फैसला सड़कों पे ही होगा, तो पहली दफा मुझे भी बहुत अजीब लगा था सुनने में। लेकिन आज मुझे उसकी ये बात ठीक लगती है कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो कोर्ट के साथ कर दिया, जो आज पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज बगैर आर्मी चीफ के पाकिस्तान है, आज मुल्क का वजीर आजम भागा हुआ है कि मुझे नोटिफिकेशन जबरदस्ती साइन ना करवा ले।
वजीर दिफा आपका कहीं और बैठा हुआ है, आपका खारजा और दाखिला इदारे चला रहे हैं, आपके मुल्क की इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया है। अदलिया नाम का कोई इदारा किसी दौर में हुआ करता था, कोई इंसाफ पाकिस्तान में नहीं है। हमारे अपने बच्चे इन्होंने उठाए हुए हैं। सौराब बरकत एक जबरदस्त जर्नलिस्ट है, नौजवान जर्नलिस्ट है, शानदार काम करते हैं। हमारे आगा शेख सरवर, उन्होंने ग्राउंड पे इतनी मेहनत की है कि कोई सहाफी सोच नहीं सकता जितना जोर उन्होंने लगाया। राय गुलाम अली, ये हमारे वो जर्नलिस्ट हैं जो सड़कों के ऊपर काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं और धमकियों के बावजूद करते हैं। उन्हें भी उठाया हुआ और कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो याद रखें, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, आईनी और कानूनी, तो फिर आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है। और इमरान खान ने काफी महीने पहले कह दिया था कि फैसला इनके साथ हमारा सड़कों पे होगा। तो अब ये फैसला आपको करना पड़ेगा। ये कब होता है? ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि उन्होंने कब निकलना है। लेकिन एक बात पे मेरा ईमान है, हम ये लड़ाई हार नहीं सकते इंशाअल्लाह। ये लंबी हो सकती है, लंबी हो जाएगी थोड़ी, हो सकता है ये 6 महीने लंबी हो जाए, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल लंबी हो सकती है। हम इसमें हार नहीं सकते, ये मेरा ईमान है। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जहां खड़े हैं ना, हमें लगता है कि हम हक पे खड़े हैं और हमारा रब हमारा साथ दे। और मैंने इस लड़ाई में बेशुमार मरतबा, को मेरी कोई चॉइस थोड़ी थी कि मैं एंज करके लड़ जाऊंगा। मैंने बेशुमार मरतबा, मेरे जैसा कमजोर आदमी, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, बहुत बुज़दिल आदमी, मेरे जैसा आदमी अगर ये लड़ाई लड़ गया ना, तो आप ये लड़ाई हार ही नहीं सकते, याद रखिएगा। इसी वजह से मुझे इस बात पे ईमान। साबिर भाई से हम आपने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था, आपको टक्कर के लोग मिले, तो मेरी भरपूर रिक्वेस्ट है एक दफा रिपीट कर दें। आपको सारे वो जो टक्कर के लोग वाली बात है, उसके लिए माहौल बनाएं। और दूसरी बात एक और है, एक और, वो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं। मैंने इनको वैसे ये बात समझाई थी। अच्छा, ये ना, ये सिर्फ वहां तकरीब में नहीं हुआ था, ये मैंने पर्सनली भी समझाया था। जब इन्होंने धमकियां लगाने के लिए बुलाया ना साबिर शाकिर भाई को, इनको तो रब्ता किया था फोन पे, इन्होंने बुलाया, उन्हें अरशद शरीफ भाई को बुलाया, मुझे बुलाया, हमारे साथ बैठे, इन्होंने धमकियां लगाई कि यार असल में प्रॉब्लम क्या था। इन्हें लगता था कि इन लोगों को लोग सुनते तो हम इनकी राय को अपने हक में मोड़ दें।